पढ़ लिया, विक्रमशिला के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट आती है उदनपुर। ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो फेमस हैं, जिसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग बिफोर द किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी। जब पाल डायनेस्टी थी उसके पहले ही आई थी, केम इनटू इन पावर into power मगध में। ठीक है, उदंतपुरी could not attain the level of fame and reputation which either नालंदा विक्रमशिला had accomplished। यानी इसको ना उतना ज्यादा फेम नहीं मिला, इसलिए एग्जिस्ट नहीं थी। Still nearly 1,000 monks and students reside in the state education here. It attracts students from the तिब्बत में। ठीक है, तो ये कहाँ था, मगध, यानी जब पाल डायनेस्टी आई थी उसके पहले की ये यूनिवर्सिटी है। लेकिन जितना नालंदा विक्रमशिला को फेम मिला उतना इसको नहीं मिला, लेकिन फिर भी उस टाइम पे यहाँ पे 1,000 मॉन्क्स रहते थे, जो कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग एरिया से आते थे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे वो तिब्बत एरिया से आते थे। ठीक है, फिर आता है जगदला। इट वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द पाल किंग रामपाल ऑफ बंगाल। ठीक है, उन्होंने ये बनाई थी। ही मेड इट एज ए मोनास्ट्री एंड नेम्ड इट एज ए जगदला। ठीक है, मोनास्ट्री क्या होती है? मोनास्ट्री क्या होती मैम है? वो जो मंदिर ही होता है, वो जो भूटान, वो जैन और बुद्धिज्म में वो जो मंदिर होता है। स्तूपास टाइप का, स्तूपास टाइप का ना। बट वहां पे हाँ उनको ये मोनास्ट्री को नाम दिया था जगदला। ठीक है, हाँ इट रीनेम्ड मैम। एज। हाँ, एक मैं शेयर करना चाहूंगी मेरा एक्सपीरियंस। वो मैं हाँ, भूटान में गई थी ना घूमने, तो कहाँ वहां पे? पे एक भूटान। अच्छा, भूटान, ठीक है। हाँ, उसमें जो मॉन्स्टरी था उसमें वो बुद्धिज्म थे। वहां पे बुद्धिज्म के आगे वो कुरकुरे लेज वगैरह वो देते हैं अच्छा, प्रसाद के रूप में। अच्छा, कुरकुरे तो लेस देते प्रसाद के रूप में, ताकि उनका यस प्रसाद कोई मैम। वेस्ट ना करे। कुरकुरे और लेस तो सब लोग खा ही लेंगे। मैं भी गई थी थाईलैंड में भी, इनका बुद्धिज्म वगैरह का है ना काफी सारा। हाँ मैं अंडमान में भी गई थी, अंडमान में भी गई थी, वहां पे भी मैंने चीजों को देखा था। एक मिनट बच्चा ना, कॉल बार बार आ रहा है, एक बार।
बताओ। हाँ ठीक है। मैं वही बता रही थी। हाँ। हाँ, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, ये नॉर्मली बातें कर रहे थे। हाँ। देखिए, उसका नाम क्या रखा था, जगदला। 100 ईयर्स तक क्या था वहां, was game destroyed during invasion in 1203 CE। यानी धीरे धीरे इसका डिस्ट्रॉशन कब खत्म हुआ, चीजें खत्म होना शुरू हुई 1200 ईस्वी के बाद। ठीक है। इन जगदला देयर वेयर मेनी स्कॉलर्स नोटेबल फॉर देयर नॉलेज। द बुक्स वेयर ट्रांसलेटेड इन द तिब्बतन लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि भाई इन विच यूनिवर्सिटी द बुक्स वेयर ट्रांसलेटेड इन द तिब्बतन लैंग्वेज, तो जगदला यूनिवर्सिटी। ठीक है। Then Mithila. Mithila became a prominent seat of Brahminical education and it was named as Vidya। यहाँ पे ब्राह्मणिज्म के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता था और उसका नाम क्या रखा गया, विदेहा। ठीक है। इट कंटिन्यूड विथ इट्स ग्लोरी फ्रॉम राजा जनक अप टू द बुद्धिस्ट पीरियड। जब राजा जनक का टाइम था, राजा जनक कौन थे, और जनक तो वो अ, राम के पिता थे ना। सीता, हाँ। है ना। तो ये उस टाइम से हाँ। लेकर के बुद्धिस्ट पीरियड तक इसका फ्रेम रहा। ठीक है। लेट लेटर ऑन दिस प्लेस प्रोड्यूस डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। फिर बाद में क्या हुआ कि इनका जो डाइवर्जन था वो लॉर्ड कृष्णा की तरफ चला गया। फेमस पोएट विद्यापति हु हैड रिटन इन हिंदी एंड जयदेवा ए प्रोमिनेंट पोएट ऑफ संस्कृत लिटरेचर वाज बोर्न हियर। मिथिला में ही कौन, विद्यापति और जयदेव बॉर्न हुए थे। विद्यापति क्या था, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी थी, किसमें, हिंदी में। और जयदेव ने क्या किया था, ये फेमस पोएट था संस्कृत लिटरेचर का, ये यहीं पे बर्थ हुए थे। The from the हम्म। 12th to 15th century, besides literature and fine arts, scientific subjects were also taught from there। तो पहले क्या था, हमारे पास इतना एडवांसमेंट नहीं होता था, तो हम किस पे फोकस करते थे, स्पिरिचुअलिटी पे, आर्ट्स पे, लिटरेचर पे और अपनी संस्कृति पे फोकस करते थे। ये धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो हमने क्या, इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। देयर भी न्याय शास्त्र एंड तर्क शास्त्र। ठीक है। जो इंडियन फिलोसफी आई थी, न्याय शास्त्र और तर्क शास्त्र की। एक तर्क क्या होता है, तर्क का मतलब क्या होगा, तो जो दो चीजों मतलब के बीच का डिफरेंस बता रहा हो और तर्क देके सही प्रूव कर रहा हो। और न्याय का मतलब कि विच इज राइट। ठीक है। तो ये वहां पे पढ़ाए जाते थे। गंगेश उपाध्याय वॉज द फाउंडर ऑफ ए स्कूल न्यू लॉजिक न्याय न्याय। ठीक है। जब न्याय शास्त्र मेन आप पढ़ोगे, तो न्याय शास्त्र जो थे वो गौतम जी ने दिया था, लेकिन बाद में जो नया न्याय शास्त्र आया था उसको गंगेश उपाध्याय ने दिया था। ठीक है। जिसको हम कहते हैं तत्व चिंतामणि। तो एपिक मेकिंग वर्क नेम तत्व चिंतामणि हैड बीन रिटन। और तत्व चिंतामणि किसने लिखा है, गंगेश उपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है। हम्म। आ रहा है समझ में, हाँ। बुक से देख रहे हो, हाँ। मैच कर रहे हो, हाँ। मिल गया, हाँ। हाँ। है ना। ठीक है। देन मिथिला 10.10। हाँ। मैम वो 10.10 में है वो। हाँ, ठीक है। Then Mithila produced a number of other scholars and literary celebrities. It flourished as an important center of knowledge till the time of the Emperor अकबर। आप इसको ना रीडिंग करना अच्छे से, और जो जो हाईलाइटेड पॉइंट हो ना, जो आपको लगे कि आपको याद करना है, जो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, तो उनको आप ना हाईलाइट कर देना, ताकि जब आप रिवीजन करो ना, तो उससे हमें आपको चीजों को याद हो जाए। ठीक है। हम्म। देन नादिया, ये कौन सी कहाँ पे है यूनिवर्सिटी, सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड Jalangani rivers in Bengal and it was formerly called Navdeep। पहले क्या हुआ था, इसका नाम था नवदीप। एजुकेशन इन ये नादिया। मेरा जो वो नानी का घर है ना, वो नदिया डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये वही वेस्ट हाँ। बंगाल बंगाल में ही है ना, उधर साइड। हाँ। हाँ। हाँ, ये मैं पूरी जगह मैं जानती हूँ। अच्छा, जानते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन इन नादिया यूनिवर्सिटी वॉज imparted at 3 centers namely नवदीप, शांतिपुर एंड गोकलपुर। ठीक है। वहां पे 3 सेंटर बनाए गए इन यूनिवर्सिटी के, और इन यूनिवर्सिटी के नाम क्या क्या सेंटर थे, नवदीप, शांतिपुर और गोकलपुरा। ठीक है। द लिरिक्स ऑफ गीता गोविंद बाय जयदेव रिब्रेटेड हियर। मतलब जब उसने गीता को जब ट्रांसलेट किया जयदेव ने, तो वो यहीं पे किया था, नादिया यूनिवर्सिटी में। ए स्कूल ऑफ लॉजिक ओट इट्स एग्जिस्टेंस टू रघुनाथ शिरोमणि। यहाँ पे क्या, लॉजिकल स्कूल्स, यानी जो हमारा न्याय शास्त्र था उसका ज्यादा यहाँ पे फ्लरिशमेंट हुआ, किसके एग्जिस्टेंस से, रघुनाथ शिरोमणि वाला।
ठीक है, रघुनाथ शिरोमणि कौन थे? जो लॉजिक्स की चीजों को आगे बढ़ा रहे थे, तो वो उन्होंने जो भी अपना एग्जिस्टेंस था वो नादिया यूनिवर्सिटी में था। ठीक है। लर्निंग एंड एफिशिएंसी इन डिस्कशन वाज कंसिडर्ड टू बी एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ अ टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। कि इसमें क्या था एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि आपकी लर्निंग और आपकी डिस्कशन में एफिशिएंसी क्या है, उसी के बेस पे आपके वहां पे एडमिशन होते थे। ठीक है। देन उज्जैन, उज्जैन अभी भी प्रिवेल है। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? मध्य प्रदेश में। और पहले इसका नाम क्या था? अवंती। इट वॉज फेमस फॉर इट सेकुलर लर्निंग इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। बिकॉज ये अभी आज की प्लेसेस हो गई, तब धीरे धीरे क्योंकि हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया था, तो धीरे धीरे हमारा जो फोकस है वो मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमी और साइंटिफिक चीजों पे ज्यादा जाने लगा। ठीक है। देन सालतोगी, इट वाज द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन कर्नाटका। कहाँ पे है? मान लो कल को पूछ दिया सालतोगी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। इट हैड 27 हॉस्टल फॉर इट्स स्टूडेंट हु हेल्ड फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस। कितने हॉस्टल थे यहाँ पे? 27 हॉस्टल्स थे स्टूडेंट्स के लिए। दिस कॉलेज वॉज रिचली एनोड इन 1940 century by Narayan, the minister of Krishna III, with the revenue of houses, land and levies on marriage and other ceremonies। तो ये कॉलेज में क्या था कि इन 1945 सेंचुरी में सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा से ज्यादा इसकी अवेयरनेस और मतलब इसका कैसे नाम हासिल किया है इसने। बाय नारायण कौन था उस समय? द मिनिस्ट्री ऑफ कृष्णा थ्री, विच द रेवेन्यू ऑफ हाउसेस, लैंड एंड लेवीज ऑन मैरिज एंड अदर सेरेमनीज। तो वो जो मिनिस्टर था उस समय, उसके टाइम पे इस कॉलेज में सबसे ज्यादा चीजों को हाईली रिच चीजें यहाँ पे आई। ठीक है। देन एनआरएम, situated in Tamil Nadu, provided free boarding and tuitions to 340 students। सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्री बोर्डिंग देते थे और 340 स्टूडेंट को फ्री पढ़ाया जाता था। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन साउथ इंडिया, इनमें कौन कौन से है? चिंगरी एंड कांची। ठीक है। ये तो हमारी क्या थी, कुछ कुछ हमारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी कहाँ पे? एंशियंट एजुकेशन के टाइम पे। अब आता है एजुकेशन कम्युनिकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट पीरियड का मतलब क्या हो गया? जब आपका क्या आ गया? आपका इंडिपेंडेंस के पहले की बात आती है। ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले की बात आ गई। तो कुछ ये एंशियंट, तो ये बहुत सारे 7 के पहले की बात आ रही है। तो उस टाइम पे बुद्धिज्म आया था, मुस्लिम बुद्धिज्म आया था, जैनिज्म आया था, ये सारे एराज आए थे। तो ये क्या कह रहा है कि द एजुकेशन सिनारियो इन इंडिया could be said to be developed in various stages with the advent of each new period and ruler। The stages of education in India divided into the following stages। एक तो वैदिक एरा था, बुद्धिस्ट एरा, मुस्लिम एरा, इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश एरा एंड द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब वैदिक एरा में क्या था? वैदिक एरा में ड्यूरिंग दिस टाइम द एजुकेशन वाज फ्री, where the gurus would arrange boarding of their students। They were mainly based on preaching their religion and salvation, and they would teach either orally or through manas and the reflection method। तो वैदिक एरा में क्या था? सारा का सारा फोकस जो था हमारा किस पे था? स्पिरिचुअलिटी पे, साल्वेशन पे था। ठीक है। गुरुज वहां पे उनको फ्री शिक्षा देते थे, फ्री में रहने देते थे। ठीक है। वहां पर रिलीजन के बारे में ज्यादा पढ़ाते थे। फिर बुद्धिस्ट आया, तो बुद्धिस्ट में क्या हुआ? गौतम बुद्धा बॉर्न इन इंडिया, गौतम बुद्धा बॉर्न इन इंडिया वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। दे बिलीव इन दे फोर नोबल ट्रुथ। नोबल ट्रुथ कौन से है? नोबल ट्रुथ कौन से है बुद्धा के? उनके जो सूत्र थे हाँ, लोगों के, देखो बुक खोलो, बुक में देखो क्या है। राइट नॉलेज, क्या क्या है? उसमें था। 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है, और दुख के निवारण के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ये 4 नोबल ट्रुथ है कि दुख तो रहेगा ही रहेगा, तो दुख के कारण भी है, दुख का कारण है तो दुख के निवारण भी है, और दुख के निवारण के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। सही चलना। हम्म, हम्म। है दिए दिए होंगे आप आगे थोड़ा उसमें देखें। है, मिल गया? हाँ 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 हाँ। है ना?
ठीक है। तो वो हाँ। क्या कहता था, वो बिलीव करता था चार नोबल ट्रुथ पे, कि दुख तो होगा ही होगा, तो दुख है तो दुख का कारण भी होगा, उस कारण का निवारण करो, और उस कारण के निवारण करने के लिए देयर आर एट फोल्ड पाथ, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। तो ये बिलीव करता था नोबल ट्रुथ पे। द स्टूडेंट वुड बी टेकन इनटू अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री आफ्टर परफॉर्मिंग द पज्जप सेरेमनी। पबजा सेरेमनी, ठीक है। पबजा सेरेमनी मतलब क्या हुआ, जो हमने एंशियंट टाइम में क्या पढ़ा था, कौन सी सेरेमनी पढ़ी थी? वो जो गुरुकुल में होता था। गुरुकुल में दिव्यज बॉन्ड पढ़ा था, हाँ हाँ है ना। हाँ तो ये वैसे हाँ। ही जब बच्चे बुद्धिस्ट में आते थे, यहाँ पे मोनास्ट्रीज में आते थे, तो उनको पब्बज सेरेमनी होती थी, ठीक है, उसका नाम था पब्बज सेरेमनी, पब्जा। देन आफ्टर 12 years of education they undergo उपसमाधा उप उपसमापाद एंड बिकम ए मॉन्क। और उसमें क्या था, कन्वोकेशन होता था, आज का हमारे टाइम पे कन्वोकेशन है। और एंशियंट में क्या कहते थे, एंशियंट में क्या कहते थे, उत्सर्जन सेरेमनी, ठीक है, उत्सर्जन सेरेमनी। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या कहा गया, उपसमापद सेरेमनी। और उसके बाद वो मॉन्क बन जाते थे, ठीक है। दे फॉलोड ओरल टीचिंग They followed oral teaching where they would conduct question and answer session, logic and conference sessions as well as, ठीक है। तो बुद्धिज्म एरा में क्या हुआ, गौतम बुद्धा ने, इसके फाउंडर है, और ये लोग किस पे बिलीव करते थे, चार नोबल ट्रुथ पे। जब बच्चा वहां आता था, तो उनकी एक सेरेमनी परफॉर्म होती थी, जिसको पबजा सेरेमनी बोलते थे। जो 12 साल हो जाते थे, जैसे आपको कन्वोकेशन मिलता है, कन्वोकेशन में डिग्री मिलती है, ऐसे ही उनको एक उपाधि मिला करती थी, उपसमापाद हो जाता था और वो मॉन्क बन जाते थे, ठीक है। देन इस्लामिक एरा आया। इस्लामिक एरा में क्या हुआ, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स का रूलर आया, मुस्लिम्स रूल ने हमारे इंडिया में रूल किया। दिस एजुकेशन सिस्टम commenced when the Muslim rulers started ruling in the medieval period. This system is also known as Maktab Madrasa system. Maktab Madrasa system. ठीक है। This system emphasized on developing knowledge of the Muslim culture, spreading the Islamic region, and on developing character and morality. Their teacher were called Ustad and the student को क्या बोलते थे, सादरी, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखना, कि अभी हमारे टीचर्स को क्या कहते हैं, प्रोफेसर्स कहते हैं आज के टाइम पे। जो जो मदरसा में जो लोग पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं, उस्ताद। और वहां पे जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनको क्या कहते हैं, हाँ शागिर्द, जी। ठीक है। हम्म। ठीक है। देन हमारा है ब्रिटिश रूलर्स। ब्रिटिश एरा के टाइम पे क्या हुआ, द ब्रिटिश मेड देयर वे इनटू इंडिया आफ्टर द मुस्लिम रूल वाज पुल्ड डाउन। जब मुस्लिम रूल खत्म होता, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बिजनेस करने के लिए। फिर उनको लगा कि यहाँ पे तो सब कुछ इतना ज्यादा है, डेरा बसा लो, ठीक है। तो उन्होंने फिर वही किया। ड्यूरिंग देयर रूल ओवर ड्यूरिंग देयर रूल फॉर ओवर 150 years, इंडिया सॉ डेवलपमेंट इन इट्स वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तब इंग्लिश लोगों को आती नहीं थी, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंग्लिश वगैरह सिखाया और इंडियंस को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। द ब्रेक थ्रू that India saw in its education system was massive. After the downfall of the Muslim rule, the Britishers came to India as a trading company under the name of East India Company. ठीक है, ये तो सबको ही पता है, इतना याद है सबको। The British ruled India for more than 200 years. The rule spanning from 1858 से 1947 तक. The system of governance was instituted in 1958 when the rule of the East India Company was transferred to the crown in the name of Queen Victoria, who in 1876 was proclaimed Empress of India. तो क्या हुआ कि ये हमारी रूलर्स हमारी इंडिया में आए बिजनेस करने के लिए, ठीक है, विद द नेम ऑफ ट्रेडिंग के पर्पस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में। जब उनको लगा कि यहाँ पे सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में रूल करना शुरू कर दिया। और फिर बाद में उनको कौन हेड करता था, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। और फिर उन्होंने इस तरीके से हमारे यहाँ पे कितने साल, 200 साल रूल किया। अब इसके बाद जैसे जैसे हमारी चीजें अब इनके ही टाइम पे कुछ कुछ एक्ट्स बनाए गए, और इन्होंने जो एक्ट्स बनाए गए वो अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स देयर पॉलिसीज वेयर एट ऑड विद द रिच लेगेसी ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ लर्निंग
which focused over the overall development and value inculcation in the people. Their education policies were directed towards creating a class of subordinate. ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाते थे ये लोग कि इंडियंस हमेशा उनके अंडर में काम करें, उससे ज्यादा वो उनको एजुकेट ही नहीं करते थे. To achieve this goal, they institute a number of acts to create an Indian version of English education, which were the betterment of the Indians in any ways. एक टाइम एक तरफ से तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो भी एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में लेके आए, वो किस वजह से लेके आए, वो अपने आप अपनी चीजों को और बढ़ावा देने के लिए और रूल करने के लिए लेके आए. ठीक है, आज भी आपकी क्लास 2:30 बजे है, पेपर 1 की, पेपर 2 की. मैम तो आप ही बस अटेंड करोगे और कोई नहीं होगा? आई थिंक नमन आएगा. मेरी क्लास में वो सोता रहता है इस समय तक, मेरी क्लास के टाइम पर सोता रहता है. कल आया था वो, इसलिए मैं बोल रही हूँ. हाँ, वो कल मुझे रात को फोन करता, मैम मुझे हाइपोथेसिस समझा दो. मगर क्लास नहीं आता उस समय, तो खैर मैंने उसको कुछ बोला नहीं. मेरी चिल्लर पार्टी वैसे ही बहुत भाग गई. मैंने कहा अगर मैं कहा 2 मिनट में समझना है तो समझ लो, नहीं तो ये लोग भाग जाएंगे यहाँ से. तभी मैं कह रही कि वो आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है. Then in the beginning, the British came as a traders with no intention of contributing to the Indian society through any efforts. Later, they felt the need to do something apart from the spiritual and classical education upliftment of this subject. They wanted to win the sympathy and support of both Hindu and English community. Hence, the foundation of madrasa were led by the Warren Hastings in October 1780. ठीक है, वो क्या करते थे, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए था इंडिया में रूल करने के लिए. तो मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मदरसा को बनाया. और मदरसा को किसने मंजूरी दी? वॉरेन हेस्टिंग इन अक्टूबर 1780 में. वही हिंदूज फॉर हिंदूज के लिए उन्होंने क्या किया, जोनाथन ब्यूकन फाउंडेड द बनारस संस्कृत कॉलेज इन 1791, सॉरी 1791. तो 1780 में उन्होंने क्या किया, मदरसा को फाउंडेशन करने में हेल्प करी. वहीं हिंदुओं के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज बनाया किसने? जोनाथ डुकन ने. ठीक है. देयर वेर वेरियस एक्ट्स दैट वे एस्टैब्लिश फॉर द एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो कुछ बहुत सारे एक्ट पास किए गए थे, क्योंकि बिना एक्ट को पास करे हुए आप कोई भी चीजों को चेंज नहीं कर सकते थे. ठीक है. तो अलग अलग एक्ट पास करके उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक एजुकेशन के सिस्टम को लेके आ रहे हैं. वो बात अलग है कि उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम लेके आए वो उतना ही लेके आए जो उनके फायदे के लिए रहे चीजें. ठीक है. तो पहला क्या था, द चार्टर एक्ट 18 द चार्टर एक्ट 1830. द चार्टर एक्ट वाज रिन्यूड. 1 मिनट में लाइट चली गई, मैं जरा इसका स्विच चेंज करूँ. अच्छा चल ठीक. The Charter Act was renewed every 20 years in the British Parliament. ठीक है. When it came for renewal in the year 1813 में, it directed the company to sanction 1 lakh rupee annually for promoting knowledge of the modern science and encouraging the young Indians. ठीक है. उसमें क्या सिस्टम था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि हर 20 साल में जो उनका चार्टर एक्ट होता था वो रिन्यू होता था. उसका जो नेक्स्ट रिन्यूअल आना था वो 1813 में आना था. यानी इसके पहले कौन सा बना था, इसके पहले क्या बना था, 17, कौन सा है इसके पहले, 1793, 17 हाँ 1793 है ना. ठीक है. हाँ 1793 हो गया ना, हाँ 1793. तो उसमें जब आया उसके 20 साल बाद जब रिन्यू किया गया, तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया में जो भी एजुकेशन हम लेके आ रहे हैं उसको हम और इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सैंक्शन किया 1 लाख रुपीज एनुअली फॉर प्रमोटिंग नॉलेज ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन. कितना? 1 लाख रुपीज. ठीक है. In modest amount of 1 lakh rupee were allotted for the purpose. There were Orientalist controversy. The English argued the education should be only for the modern studies. वहीं पे Oriental क्या कहते थे? On the other hand, were of the opinion that the Western science were taught for the job, but emphasis should be laid on the expansion of the traditional Indian learning. तो क्या हो गया कि यहाँ पे आपस में हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा होने लग गया. वो कह रहे थे कि नहीं ये पैसा बहुत कम है, तो जो इंग्लिश लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे,
ये आर्ग्यू करते हैं कि जो एजुकेशन शुड बी ओनली फॉर द मॉडर्न स्टडीज, कि जो एजुकेशन में हम जो बढ़ावा कर रहे हैं और जो भी हम पैसा लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मॉडर्न स्टडीज यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को आगे प्रमोट करने के लिए। वहीं ओरिएंटलिस्ट क्या थे कि द ओपिनियन दैट द वेस्टर्न साइंस वेर टॉट फॉर द जॉब्स, ठीक है, बट एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द एक्सपांशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। तो वहीं ओरिएंटलिस्ट क्या थे कि भाई ठीक है वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को, लेकिन हमारा हमारा एम्फेसिस क्या होना चाहिए कि हमारा जो ट्रेडिशनल इंडिया की लर्निंग है उसको आगे एक्सपांशन में लेके जाना, ठीक है। तो आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी। इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग कह रहे थे, मुस्लिम्स लोग कह रहे थे कि नहीं मॉडर्न स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। वहीं आपके ट्रेडिशनल लोग, हिंदू लोग क्या कहते हैं कि ठीक है वेस्टर्न साइंस पढ़ाओ आप उनको, लेकिन हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमें हमारे इंडिया के ट्रेडिशन के कल्चर को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे एक्सपांशन करना है, ठीक है। तो यही चीजें आई थी चार्टर एक्ट में। मेन चीज क्या आई थी कि 1 लाख रुपीज सैंक्शन किया गया था एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। फिर लॉर्ड मैकाले मिनिट आया था 1835 में, ठीक है। द डिबेट ओवर द ओरिएंटलिस्टिक एंड इंग्लिश क्वेश्चन कुड नॉट बी सॉल्व इवन टिल द नेक्स्ट चार्टर एक्ट आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है। मतलब वो सॉल्व ही नहीं हो पाया, 20 साल तक इनके आपस में लड़ाइयां झगड़े चलते गए। तो 1813 के बाद जब 1833 वाला टाइम आया तो उस समय कौन आया, लॉर्ड मकाले आया, ठीक है, केम टू इंडिया ऑन 10 जून 1835 में एज लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ये कैसे आया, इंडिया में आया लॉ का मेंबर बनते हुए ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। ही वॉज गिवन द टास्क टू टेल हाउ टू स्पेंड 10 लाख रुपीज पर एनम ऑन एजुकेशन एंड सॉल्व द कंट्रोवर्शियल। उसने कहा नहीं नहीं घबराओ मत, 20 साल में उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि नहीं नहीं आप लोग लड़ो झगड़ो नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि आपको अपने किस तरीके से एजुकेशन में इतने पैसे को इन्वेस्ट करना है, और आपकी उनकी कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया गया। he gave his report in the favor of English। English क्या थे, इंग्लिश क्या कह रहे थे कि सिर्फ मॉडर्न स्टडीज को आगे बढ़ाओ। तो इसने क्या किया, जो रिपोर्ट बनाई ना उसमें किस रिपोर्ट किसके फेवर में दी, इंग्लिश ने। he held the view the Indian learning was inferior to the European learning। समझ आई ये लाइन, क्या मतलब समझे इससे, बताओ। इंडियन लर्निंग was inferior to the European learning मतलब क्या समझ रहे हो। जो एंग्लिस्ट आए थे हाँ वो हाँ उनके जो एडुकेशन थे, मीन्स वो जो फॉरेनर एडुकेशन, फॉरेन एडुकेशन था उसको बढ़ाने का वो बोल रहे थे। हाँ, ठीक है। तो उनका क्या भी होता कि इंडियन लर्निंग इंफीरियर है टू द यूरोपियन लर्निंग, इसलिए हमें क्या करना है, मॉडर्न स्टडीज में ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हम्म। इसीलिए लॉर्ड मकाले जब आया तो उसने क्या किया कि किसके फेवर में रिपोर्ट दी, इंग्लिश के फेवर में रिपोर्ट दी, ठीक है। The English was made as the medium of education in school and college and opened few of them instead of large number of elementary schools। अब पहली बार क्या हुआ कि जो हमारे स्कूल में जो मीडियम था पढ़ाने का वो संस्कृत और हिंदी से चेंज होकर के इंग्लिश की तरफ आना शुरू हुआ, और कुछ कॉलेजेस खोले गए लेकिन इतने वास्ट लेवल पे एलिमेंट्री स्कूल्स नहीं खोले गए क्योंकि वो सबको एजुकेट नहीं करना चाह रहे थे। गुड मॉर्निंग नमन, गुड मॉर्निंग मैम। क्या हाल है भाई, क्लास क्लास नहीं आते हो तुम, मेरी वाली क्लास में तो बिल्कुल नहीं आते हो, कल भी नहीं आए थे। डेली आता हूँ मैम, कल वो रह गई थी मैम, मैं सोया हम्म, बड़ा रह गया मैम। मैं भी अभी इसको यही कहती हूँ, मैं कहा अभी तक ये सो रहा होगा। यस मैम। मैं कहा फिर रात को फोन करके बोलता मैं बात बताते समझा दो। अब मैम जस्ट उठा था मैं, तो फिर मैंने देखा कि क्लास का लिंक आ चुका है मैम। हाँ, कुछ दिन तो है बस क्लासेस, ये महीना और है, हाँ जी उसके हाँ बाद जी तो मैम। है ना, उसके बाद तो फिर बिल्कुल। क्लासेस होंगी नहीं इतनी ज्यादा। चलो ठीक है। द प्लान वॉज टू एजुकेट स्मॉल सेक्शन ऑफ द अपर एंड द मिडिल क्लास इंडियंस क्रिएटिंग ए क्लास, ठीक है, इंडिया इन ब्लड कलर, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन इंटेलेक्ट। तो वो क्या कर रहे थे कि जो उन्होंने एक छोटा सा ही सेक्शन लिया, या तो वो बहुत रिच पीपल हो गए, मिडिल क्लास हो गए, और उन्होंने इस तरीके से किया कि बाय कलर और बाय खून तो आप इंडियंस हो, लेकिन जब आप बातें बोल रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ कह रहे हो, तो वो इंग्लिश की मतलब ब्रिटिशर्स की तरह होना चाहिए। दिस सेक्शन ऑफ एजुकेटेड इंडियन
would educate the masses through their ideas and it will be called the downward filtration theory. Downward filtration theory का मतलब क्या हुआ, पढ़ा है कभी? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है? बताओ। मैम वो जो हम डाउनलोड करते हैं उसको हम ठीक से जो लिखते हैं वो जो परिशोधन बोलते हैं ना, वो ठीक से बनाते हैं, वही क्या क्या बनाते हैं? वो एंड लाइन पढ़ो, लाइन से बताओ आप क्या समझते हो। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिर्फ एक छोटे से सेक्शन को ही एजुकेशन दिया। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि उनको पता था कि इन लोगों को हम एजुकेशन देंगे तो ये हमारे फेवर में हो जाएंगे। बाय ब्लड और बाय कलर तो वो इंडियंस कहलाएंगे, लेकिन जो सोचेंगे समझेंगे कहेंगे वो हम अंग्रेजों की तरह कहेंगे, हम ही हमारे फेवर में कहेंगे। तो इस सेक्शन को क्या किया, दिस सेक्शन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस would educate the mass through their ideas। तो उन्होंने क्या किया कि हम छोटे छोटे सेक्शंस को पढ़ाएंगे और ये धीरे धीरे क्या करेंगे, बाकी इंडियंस में भी वही चीजें फैलाएंगे। तो क्या हो गया कि आप बाय खून बाय कलर तो इंडियन दिखोगे, लेकिन सोच, उठना बैठना समझना समझदारी और सोचने की जो क्षमता होगी वो कैसे हो जाएगी, ब्रिटिशर्स की तरह। वो हो गई आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। कि आपने क्या किया, इंडियंस की चीजों को डाउन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर ब्रिटिशर्स के कलर और हमारे कलर में डिफरेंस तो है ही। एक फॉरेनर आता है इंडिया में, वो अलग से पता चल जाता है कि कौन फॉरेनर है और कौन इंडियन है। ठीक है, तो अच्छे से चपत लगाते हैं ऑटो वाले, जहाँ पे 50 रुपए लगते हैं वहां कहते हैं 200 200। उनको और कुछ समझ आए ना आए, हाउ मच, 500 500, ये समझ जरूर आता है हमको। ठीक है, देन एफर्ट्स ऑफ Thompson. James Thompson, Lieutenant Governor of the Northwestern Provinces, developed a comprehensive scheme of village education. In this scheme, useful subjects like menstruation and agriculture were taught. फिर क्या हुआ, धीरे 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 एजुकेशन के पे हमारा फोकस होना शुरू हुआ है। चार्टर एक्ट के बाद लॉर्ड मकाले आया, लॉर्ड मकाले ने ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी और उन्होंने इंग्लिश के फेवर में गए कि हाँ जी ठीक है। फिर थॉमसन आया, कौन था वो, लेफ्टिनेंट गवर्नर था नॉन प्रोविंसेस का। उसने कहा कि नहीं, अब धीरे धीरे क्या करना है हमें, एक अपर और मिडिल क्लास के लोगों को छोड़ करके अब हमें एजुकेशन की स्कीम विलेजेस पे भी लेके जानी है। ठीक है, और वहां पे हम एग्रीकल्चर और फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। देन वुड डिस्पैच आया 1854, आफ्टर द लैप्स ऑफ 20 ईयर्स। 20 ईयर्स कब लैप्स हुए, पहले तो आपका 1813 हो गया था चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 के बाद नेक्स्ट क्या था, 1833। ठीक है, 1833 के बाद नेक्स्ट कब आएगा, 1853। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हर 20 साल में हम एक चार्टर एक्ट बनाएंगे। वो बात अलग है कि उस एक्ट का जो है वो नाम चेंज करता गया, पहले चार्टर एक्ट आया, फिर लॉर्ड मकाले मिनट आया और फिर वुड डिस्पैच आया। तो इसमें क्या कह रहे हैं, तो जब जैसे ही 53 वाला खत्म हुआ, 54, तो 54 में वुड डिस्पैच आया। आफ्टर द लैप्स ऑफ 20 ईयर्स, the British Parliament has to renew the Charter Act again, and in 1854, Charles Wood prepared a dispatch on the education system of India, which is considered as the Magna Carta of education, English education in India. ठीक है, तो कौन लेके आया था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वुड डिस्पैच लेके आया था। तब 1854 में, जब हमारा 20 ईयर्स का जो चार्टर एक्ट का जो पीरियड था वो खत्म हो गया, एंड उसने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशंस दी। अब वो रिकमेंडेशंस क्या दी, स्ट्रेस ऑन द फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम पूरी तरीके से इंडिया को अपना हब बना लेंगे, इसलिए उनको लगा कि नहीं, अगर हमको अपनी चीजें समझानी है तो थोड़ा थोड़ा चीजों को एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब क्या हुआ, इसके 1854 से पहले तक कोई भी इतना फोकस नहीं था फीमेल्स को पढ़ाने का, लेकिन वो डिस्पैच आया और उसने कुछ रिकमेंडेशन दी, तो कहा कि नहीं, अब हमें फीमेल्स को भी पढ़ाना चाहिए और उनको वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए। देन लेड एम्फेसिस ऑन द सेकुलर एजुकेशन, धर्म के बारे में भी चीजें बतानी चाहिए। रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एंड वर्नाकुलर एट स्कूल लेवल्स। तो पहले क्या था कि जो भी मीडियम था वो किस में हो गया, इंग्लिश मीडियम में हो गया। लेकिन वुड डिस्पैच ने कहा
कि एक काम करते हैं, देखो अब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज उनको स्कूल लेवल तक पढ़ाओ, और जैसे ही वो हायर स्टडीज में जाए वहां पे आप इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि तब तक उनका मेंटल जो है वो डेवलपमेंट हो चुका होता है। It refuted the downward filtration theory and asked the government to assume the responsibility of the education of the masses. तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कह रही थी कि हम अपर और मिडिल क्लास को बस पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन इसने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एजुकेशन विलेजेस तक लेके जाओ और पूरे मास तक एजुकेशन को फैलाओ। देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास सेटअप की गई थी 1857 में। लेटर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वेयर आल्सो सेटअप इन ऑल द प्रोविंसेस। तो जब ये वुड डिस्पैच आते 1854 में, उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास बनाई, और फिर धीरे धीरे एजुकेशन जो है वो बाकी प्रोविंसेस में फैलना शुरू हो गया, ठीक है। अब 54 के बाद नेक्स्ट आपकी चार्टर कौन सा आएगा, कब आएगा, 64, ठीक है, नहीं 74, 74। ठीक है। तो 74 में कुछ ऐसा खास चेंजेस नहीं आया, लेकिन फिर बाद में हंटर कमीशन आई। उस हंटर कमीशन कहाँ से स्टार्ट हुई वो आप देखिए इसमें कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो हंटर कमीशन क्या लेके आई, द प्रीवियस स्कीम नेग्लेक्टेड द प्राइमरी एंड द एजुकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है जी हमें मासेस को पढ़ाना है, लेकिन इसमें कुछ फोकस नहीं किया गया। इसने सिर्फ कहा कि हाँ स्ट्रेस दिया कि फीमेल्स को पढ़ाना है, और साथ साथ में क्या बोला कि अब हमें स्कूल लेवल तक मीडियम चेंज रखना है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को निगलेक्ट कर दिया, हायर एजुकेशन पे हमने ज्यादा बात की। तो हंटर कमीशन आई, उसने कहा आपने सब कुछ तो कर लिया लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को तो नेगलेक्ट कर दिया। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फर्दर सफर्ड आफ्टर 1870, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमने इंग्लिश इंग्लिश पे फोकस किया, और इसकी वजह से क्या हुआ 1874, यानी कि जब हमारा नेक्स्ट चार्टर आना था 20 ईयर्स का जो रिन्यूअल था 74 में, उसके पहले 1870 में एक चीज को ध्यान दिया गया कि हमने धीरे धीरे क्या किया है, जो भी हमारी स्कीम्स थी उसने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के पार्ट को नेगलेक्ट कर दिया है, ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन टू द प्रोविंसेस। देन ए कमीशन अंडर द डब्ल्यू हंट Hunter was set up to review the progress of education in the country since the dispatch of the 1874 and few important recommendation there, ठीक है। तो जब 1854 से जब नेक्स्ट हमारा देखा गया, जो हमारा नेक्स्ट 20 ईयर्स में रिन्यूअल होना था 1875 में, यानी 74 के बाद 75 में, तो देखा गया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि 1870 तक देखा कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सफर हो रहा है। तो एक कमीशन बनाई गई, फिर उसमें कौन हेड था, हंटर कमीशन थी, और उसने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशन दी। अब रिकमेंडेशन क्या दी, ट्रांसफर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू द न्यूली सेटअप ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स, यानी प्राइमरी एजुकेशन का जो सेटअप है वो कहाँ पे लेके जाओ, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड्स, यानी कि आप छोटी छोटी एरियाज में जाकर के प्राइमरी एजुकेशन दो, ठीक है। रिकमेंडेशन द सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड हैव 2 डिविजन्स। अब वो कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन कौन सा हो गया आपका, 10th 11th 12th हो गया, उसको हायर सेकेंडरीज कहते हैं, सेकेंडरीज कहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि दो चीजों को डिवाइड करो, लिटरेरी एंड वोकेशनल। लिटरेरी का मतलब हुआ कि जो आपका सिर्फ एकेडमिक वाला पार्ट है, और वोकेशनल का मतलब हुआ कि आपका जो बाकी जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है। तो ये चीज तो हमारे हंटर कमीशन के टाइम पे ही कही थी कि हमारा सिर्फ एकेडमिक पार्ट तक चीज स्टिक नहीं होनी चाहिए, हमें वोकेशनल पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज इसने रिकमेंडेशन दी थी। फिर हमारा 1874 के बाद नेक्स्ट कब आना था, 84 94 में, ठीक है। 94 के बाद कुछ भी इसमें चेंज नहीं आया। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, और ये कब शुरू हुआ, अब यहाँ से आपका शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, यहाँ से अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अभी तो खैर नहीं होंगे, अभी ये वही ब्रिटिशर्स ही है यहाँ तक, ठीक हायर है। तो एजुकेशन मैम। हाँ हायर एजुकेशन तो आएगा, हायर एजुकेशन धीरे धीरे इन्होंने शुरू किया क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी पे काम किया, और फिर धीरे धीरे हायर पे आने लगे। तो फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया 1904 में, ठीक है। During the 20th century, the quality of education started deteriorating under private management. Nationalists accused the government of not doing anything to eradicate illiteracy, and consequently, the Rayleigh Commission was set up to improve the working condition of the university. धीरे धीरे देखा गया कि जो भी हमने प्राइमरी और एजुकेशन को चीजें दी थी उनके रिकमेंडेशन से कुछ भी काम नहीं हुआ, और फिर बाद में 20th सेंचुरी में आया और हमने देखा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, लिटरेसी तो खत्म हुई ही नहीं। तो फिर क्या है, एक रेले कमीशन आई, यानी इनको बोला गया कि भाई आप अपनी रिकमेंडेशन दो, और इनको कहा गया कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आप बताओ। तो कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी,
on the primary and the secondary education through the Indian University Act 1904 and it was passed during the tenure of the Lord Curzon. उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ब्रिटिशर्स का। और रेले कमीशन आई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करो, किसके थ्रू? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू। ठीक है, फिर हमारी है सेल्डर यूनिवर्सिटी कमीशन। इट वाज फॉर्म टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंड द रिकमेंडेशन वेर एप्लीकेबल टू द अदर यूनिवर्सिटी आल्सो। उस समय जैसे हमने धीरे धीरे देखा कि भाई लिटरेसी जो है वो खत्म, इलिटरेसी जो है वो खत्म नहीं हो रही है, तो फिर एक सेल्डर कमीशन आई। उसने कहा उस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में रिपोर्ट बनाई और कुछ रिकमेंडेशन दिए। रिकमेंडेशंस क्या दिए? 12 ईयर स्कूल कोर्स, 3 ईयर डिग्री कोर्स, डिग्री पोस्ट इंटरमीडिएट स्टेज, centralized functioning of the university, extended facilities for applied scientific and technological education, teachers training and female education were emphasized। तो इसने क्या कहा? सेल्डर कमीशन ने कहा कि 12th तक यानी 12 साल तक स्कूल एजुकेशन दो। अभी का स्कूल एजुकेशन क्या हो रहा है हमारा? अभी का लगभग 17 ईयर्स तक चल रहा है, 12th तक। पहले अगर आपको याद हो तो 11 से लोग कॉलेज पढ़ने चले जाते थे, अगर कभी आपने हाँ ध्यान दिया हो। ठीक है, तो 12 ईयर्स लगभग आप मान के 12 से 13-14 ईयर्स तक वो कंप्लीट हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि 12 साल तक की एज तक स्कूल कोर्सेज हो, फिर 3 साल का उनका एक डिग्री कोर्स बनाओ, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फंक्शनिंग कौन करेगा? सेंट्रलाइज करो। ऐसा नहीं कि मान लो कलकत्ता है, मद्रास है, बॉम्बे, वो अपने अपने तरीके से नहीं फंक्शनिंग करेंगे, एक सेंट्रल हेड बनाओ, वही इनको इंस्ट्रक्शन देंगे। और अब आप धीरे धीरे क्या करो? आर्ट, लिटरेचर, इनसे हट करके साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन देना भी शुरू करो। टीचर्स की टाइमली ट्रेनिंग कराओ और फीमेल्स को भी एजुकेट करो। ठीक है, ये किसने कहा था? सेल्डर यूनिवर्सिटी कमीशन ने कहा था। और ये किसके लिए बनी थी? ये जो प्रॉब्लम चल रही थी कैलकाटा यूनिवर्सिटीज में, उस पर रिपोर्ट देने के लिए बनी थी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इनमें से। देन हर्टॉग कमिटी, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस had led to the deterioration of the education standard। अब क्या हुआ कि सबने कहा एजुकेशन दो, एजुकेशन दो। अब एजुकेशन देने के लिए स्कूल्स कॉलेजेस खोल दिए गए, तो इतना ज्यादा स्कूल एजुकेशन हो गया, कॉलेजेस हो गए कि काम बहुत ज्यादा हो गया और एजुकेट लोग कम रहे। तो उसको मैनेज कैसे करें? तो धीरे धीरे क्या हुआ? स्कूल कॉलेजेस तो हो गए, नंबर ऑफ स्कूल कॉलेज तो बढ़ गए, लेकिन जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था वो डिटोरिएट होना शुरू हो गया। तो हर्टोग कमिटी ने सजेशन दिया कि देयर शुड बी प्रॉपर एम्फेसिस ऑन द प्राइमरी एजुकेशन विद नो हेस्टी एक्सपांशन। कि मतलब आपका जो प्राइमरी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें कोई एक्सपांशन मत करो, उसमें कोई भी चीज एड ऑन मत करो, बट जो एग्जिस्टेड है उसको ही प्रॉपर तरीके से आप चीजों को हैंडल करो। ठीक है, देन डिजर्विंग स्टूडेंट शुड गेट इनटू द हायर स्कूल while every student should be diverted to the vocational courses after the 8th standard। और हरतोम कमिटी ने कहा कि भाई प्राइमरी एजुकेशन तक आप उनको अच्छे से एजुकेशन करो, और उसमें देखो कि जो एवरेज बच्चा है उसको तो आप वोकेशनल कोर्सेज में डाल दो 8th स्टैंडर्ड के बाद, लेकिन जो अच्छा बच्चा है उसको आप हायर स्टडीज में डालो। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज ऐसे हो गए कि कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा है, कोई स्केटिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है, तो उसमें आप डालो इंस्टेड ऑफ हायर एजुकेशन में। ठीक है, फिर आई हमारी वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। दिस वाज अ स्कीम दैट वाज रिटन बाय द गांधी जी हिमसेल्फ who took part in all India National Conference for Education on 22nd October 1937। वर्धा एजुकेशन किसने दिए थे? गांधी जी ने, सबको ही पता है। कब दिया था इन्होंने? ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब। Deal were made along with other social reformers and educationists to bring free education for 7 years that is productive and taught in the mother tongue। अब वर्धा स्कीम ने क्या कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आप एजुकेशन के लिए पैसे चार्ज कर रहे हो, उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी तो हम एजुकेशन नहीं ले पाते थे लोग, तो आप एक रिफॉर्म लेके आओ जिसमें ये कहा गया कि 7 साल तक के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, और जो भी पढ़ाएंगे वो उसकी मदर टंग में पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी इंग्लिश मीडियम नहीं होगी और कोई और लैंग्वेज नहीं होगी, जो बच्चा जिस लैंग्वेज में समझता है उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ा रहेंगे, यानी मदर टंग में। ठीक है, फिर आई हमारी डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी 1937 में। The final shape to the Indian education system was given after All India National Education Conference, जहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वाइस चांसलर है जामिया थे, जामिया
मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैड प्रेजेंटेड ए रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशन में आपने क्या किया कि फाइनल शेप दिया गया कि अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे रखना है। तो उस समय किसने इसको हेड किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, और वो उस समय कौन थे? जो जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहां के वाइस चांसलर थे, और उन्होंने रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट में अब क्या कहा? इट शोज एंड कंक्लूड दैट दो द बेसिक गार्डियन एजुकेशन सिस्टम वाज एक्सेप्टेड, इट वाज ए टोटल फेलियर। तो 37 में वो कहा कि अगर आप गांधी, मतलब गांधी जी ने क्या कहा था कि हर पहले 7 साल जो है बच्चों को फ्री एजुकेशन दो, मदर टंग में पढ़ाओ। तो इसने कहा कि ना जी, ये तो फेल हो जाएगा। ठीक है, द ओनली रिलेवेंस इट हैड वाज द कंटेंट बीइंग टॉट इन द मदर टंग एंड ओरिएंटल कंटेंट बीइंग टॉट इन अदर। ठीक है, तो वो ये कह रहा था कि अगर आप सारी की सारी चीजें मदर टंग में पढ़ा दोगे, उसका कहना भी सही है। आवाज आ रही है? हम्म, यस ठीक है, मैम, अब आ, आ रही। हाँ, तो ये क्या कह रहा था कि वर्धा स्कीम ने क्या कहा कि सारा का सारा जो एजुकेशन है वो फ्री करो, मदर टंग में पढ़ाओ। लेकिन जाकिर हुसैन कमेटी ने कहा कि अगर आप सारा का सारा मदर टंग में पढ़ा दोगे, तो जो जैसे बचपन में क्या होता है कि ब्रेन जो है, कहते हैं 5 साल 6 साल तक ब्रेन 90% डेवलप हो चुका होता है। तो आप बच्चे के ब्रेन में जो चीजें जैसे डालोगे ना, वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीजें तो नहीं चल पाएंगी, तो आप ये कर सकते हैं कि जो कंटेंट है वो उसमें पढ़ाओ, लेकिन बाकी चीजें जो है वो आप दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाओ, ताकि उनको साथ साथ में दूसरी लैंग्वेज में आए। ठीक है, लेक्चर बोर हो रहा है? नहीं मैम, अच्छा लग नहीं रहा हो है रहा? सुनने में। नहीं। मजा आ रहा है? हाँ, हाँ, स्टोरी के जैसा लग रहा है। स्टोरी के जैसे लग रहा है। हाँ। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब आया सर्जन प्लान ऑफ कमीशन। द सर्जन प्लान ऑफ एजुकेशन वाज गिवन बाय द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1944। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम वो सारी कर रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस के पहले की, यानी जो भी ब्रिटिशर्स का रोल थोड़ा बहुत रहा ही रहा। ठीक है, एंड इसने क्या रिकमेंडेशन दिया? इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 3 to 6 years एज ग्रुप, प्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 10, educate technical, commercial, and art education, abolition of intermediate course. Therefore, the education during the British era was always developed to suit the need and the demand of the British people and not to promote the development of the Indian people. तो जब सर्जेंट एजुकेशन आया, तो उसने क्या कहा कि आप जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो 3 से 6 साल तक के बीच में दो, प्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन दे दो। ठीक है, आप सिर्फ लोगों को कखा गघा मत पढ़ाओ, टेक्निकल कमर्शियल चीजों और आर्ट का एजुकेशन भी दो। एबॉलिश कर दो इंटरमीडिएट बीच के कोर्सेज को। और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उतना ही एजुकेशन पढ़ाया जितना हमारे इंडियन में, जितना वो इंडियंस के लिए, इंडियंस को पढ़ा करके उसका यूज कर सके। इन्होंने इंडिया में कोई भी प्रमोट नहीं किया, इंडियन पीपल के डेवलपमेंट के बारे में कोई भी चीज प्रमोट नहीं की। तो दे वांटेड टू प्रोड्यूस इंडियन पीपल एबल टू वर्क फॉर देम एंड नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने सिंपली ये बात यहाँ तक आते आते समझ में आने लग गई थी सब लोगों को कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो भी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम लेके आए हैं, वो सिर्फ इसलिए लेके आए हैं कि वो अपने लिए एक टीम तैयार कर सके। उन्होंने हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कोई भी बात नहीं करी। और उसके बाद फिर हमारे लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। ठीक है, 44 के बाद। अब 44 के बाद 47 तक झगड़े वगड़े हुए, फिर हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, और फिर कुछ एजुकेशन, फिर क्या हुआ, कुछ एजुकेशन कमिटीज बनी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें रिफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास अब हमें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, और जो भी रिफॉर्म करना था वो हम हमारे क्या कर रहे थे, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे। तो एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी 1947 के बाद की बात कर रहे हैं अब हम। The Indian education system after independence, which was earlier exclusive to the elite, is made accessible to a large segment of society after independence. ठीक है, जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ तो अलग अलग कमिटीज बनाई गई, और ये देखा गया कि जो पहले का सिस्टम था उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। The government has set up various education committees to address the challenges of education, recommendation, comprehensive education policies, and improve the education system in India. तो सबसे पहले कमिटी क्या बनाई गई? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी, राधा कृष्णन के अंडर की।
The first committee for the most important education in independent India was the University Education Committee of 1948 राधाकृष्णन के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड प्रपोज इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन। इनको बोला गया कि भाई ठीक है, आप देखो रिपोर्ट बना के दो हमें कि क्या करके गए हैं हमारी ब्रिटिशर्स, और हम इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे चीजों का एक्सपांशन कर सकते हैं। तो कमिटी ने का क्या एम था, ऑल्सो एम टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज that provide knowledge and wisdom for the development of the overall student personality. Their report suggests rebuilding the education system in accordance with the Indian Constitution. जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, हमें फ्रीडम मिली, सबसे पहले हमने एजुकेशन सिस्टम देखा, और सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई वो राधा कृष्ण कमेटी बनाई गई, और उसको कहा गया कि देखो जी, जो जो हमारे रायता फैला के गए हैं ब्रिटिशर्स, उनको समेटते हैं और हम देखते हैं कि अब हमारे इंडिया में, हम हमारे इंडियन में एजुकेशन सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिफॉर्म करना है, तो वो भी हम चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये सब किसके देख रेख में कहा करा गया, राधा कृष्ण कमेटी के अंदर। फिर उसके बाद मुरलीधर कमीशन आई 52 से 53 के बीच में। The government of India appointed the Secondary Education Commission under the chairmanship of the A. लक्ष्मण स्वामी मुरलीधर, उस समय का जो मद्रास यूनिवर्सिटी का वो वाइस चांसलर था, ठीक है। टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन इन ऑल इन इट्स एस्पेक्ट। क्योंकि वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से अपॉइंट किए गए थे, तो उसको क्या किया गया, उसको कहा गया कि आप पोजीशन को चेक करो कि सेकेंडरी एजुकेशन में हमारे क्या क्या रिपोर्ट्स है, और किस तरीके से हम चीजों को इसमें आगे कम ज्यादा तोड़ मोड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कमीशन ने क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट की और उसमें सजेशन दिए। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जून 1953 में and suggest measure for its organization and improvement with the particular references to the aim, organization, content of the secondary education and its relationship to the primary, basic and higher education। तो उसने क्या सजेशन दिया कि भाई हमें ना सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को, उसके कंटेंट को चेंज करने की जरूरत है, और उसको एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है प्राइमरी एजुकेशन के साथ, ठीक है। एंड सजेस्ट दैट ए सेस फॉर द इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस बी लेवीड। उस समय तक इंडस्ट्रियल एजुकेशन सिस्टम का वो नहीं था, वो टैक्स नहीं लेते थे, तो उसने कहा कि नहीं लेना चाहिए। द अमाउंट कलेक्टेड टू बी यूटिलाइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट द सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो पहले हम सब फ्री 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 की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहते हैं सेकेंडरी स्टेज में, तो लेट्स स्टार्ट द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, ठीक है। और एजुकेशन सेस यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से, मुरलीधर कमीशन से, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है। देन रिकमेंडेड, फिर इसने और क्या रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेड दैट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ बॉयज टू बी एडमिटेड टू एनी क्लास शुड बी 30 एंड द मैक्सिमम शुड नॉट बी इन एनी केस 40। मतलब एक लिमिट बना दी गई कि अगर बॉयज, क्यों, क्योंकि अब हम क्या कर रहे थे, हम फीमेल को भी एजुकेशन देना चाह रहे थे, तो वो जो ये था बायसनेस थी, उसको खत्म करना चाह रहे थे हम। तो उन्होंने कहा कि एक क्लास में हम क्या करेंगे, बॉयज को 30 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 बॉयज से ज्यादा एडमिशन नहीं देंगे, एंड द ऑप्टिमम नंबर इन द होल स्कूल शुड बी 500 while द मैक्सिमम नॉट बी, यानी एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे, सारे सेक्शन मिला के 500, ज्यादा 750। इससे क्या होगा, हम वहाँ के स्टैंडर्ड्स को, अपने एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। Suggested that effort should be made for the early fulfillment of the directive principles under the Article 45 of the Constitution, seeking to provide the free and compulsory education for all children up to the age of 14 years। और उन्होंने उस समय कहा कि भाई अब हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेके आना चाहिए, जिसमें हम कह सके कि हाँ अप टू द 14 ईयर्स तक। पहले क्या वर्धा कमेटी क्या कह रही थी, वर्धा स्कीम क्या कह रही थी कि 7 साल तक। इन्होंने कहा नहीं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 45, जिसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे भी, उसमें कहा गया कि ना जी, फ्री एजुकेशन देना है तो 14 साल तक की उम्र में दो, ठीक है। इसके देने में कोई फायदा नहीं है इस चीज का। फिर आई हमारी 64 से 66 कोठारी कमीशन। तो द इंडियन एजुकेशन कमीशन, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, वाज एन ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspects of the educational sector in India। इसको क्यों सेटअप किया गया, ताकि सारे के सारे सेक्टर्स को चेक करें।
to evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for the development of education in India. ये कब फॉर्म की गई? 14 जुलाई 64 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी एंड देन द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उस समय 64 में कोठारी जी जो थे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे। अभी कौन है? अभी के कौन है? कौन है भाई? जगदीश जी का नाम ही सुना? हाँ सर्च करो गूगल पे, पता होना चाहिए तुम लोगों को, उसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जगदीश दाल जी है ना। सर्च क्या करना है? करंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। जगदीश कुमार। अभी कौन है पता है? जेएनयू के रिटायर्ड चांसलर। इनसे बात हो सकती है? क्या कराना है? पेपर लीक कराना है? हैं? बात हो सकती है, कर लो बात मेल पे। उनका इंस्टा, उनका लिंक, ये लिंक्डइन प्रोफाइल को ज्वाइन कर लो, वो काफी ट्वीट करते रहते हैं। कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं हाँ उसको? कोई बात नहीं। देखो अब इतनी सारी लोग, आपको क्या लगता है जो मुहिम जो चलती है वो लोग क्या करते हैं? आप कॉल करो, डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगी लेकिन आप उनको ट्वीट कर लो, ट्वीट कर लो। वो मतलब कोई हेल्प कर सकते हैं वो मैम? क्या हेल्प करना है? पास होने में? हाँ मैम। हम्म, पढ़ लोगे अपने आप पास हो जाओगे। क्या हेल्प लेना? क्यों इतना, क्यों वो लेना? फिर जब वो तुम्हारी हेल्प क्वेश्चन लेंगे ना, हाँ जब वो तुम्हारी हेल्प लेंगे ना फिर तुम देख लेना। अगर सर मैम क्वेश्चन इजी करना है। हाँ मैम अगर मैं रोने पीटने बैठ गया, मेरी बात मान जाएगी इमोशनल होके? हाँ हाँ है। ऐसे तो फिर बहुत ही लोग चले जाएंगे वहां पे, मिलना ही इतना आसान काम नहीं है। मैम वो जवाब देंगे तब ना। हाँ भाई साहब, पता है तुम्हारा, तुमको ब्लॉक कर देंगे और तुम्हारे ऊपर एक एक्स्ट्रा विजिलेंस लगा दिया जाएगा। वही। सीबीआई आ जाएगी भाई तुम्हारे पास। चलो कौन मैम, है ये लड़का? कोई तो आए मैम, कहीं से तो कोई, फेमस हो जाऊं मैम मैं। हाँ तो वैसे ही फेमस हो जाओगे, इसमें क्या है? फेमस हो जाओगे। दुकान क्या चल पड़ेगी मैम मेरी। दुकान चल पड़ेगी ऐसे फेमस? 4 दिन की चांदनी होती है, 4 दिन से ज्यादा कोई न्यूज में उसके बाद किसी का नाम नहीं आता। मोहल्ले वाले तो याद रखेंगे ना मैम, हाँ, मोहल्ले वाले तो वैसे ही याद रख लेंगे। इसके घर पे पुलिस आई थी। लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगा। शादी करनी है नहीं करनी है? क्या करेंगे मैम? ये बात भी सही है, क्या ही करना शादी करके। ये बात है मैम। मैम जो इसको खामखा जानती है जिम्मेदारियां बढ़ा पहचानती लेना। वही करेगी। क्या मैम? हाँ इसको जो जानती है पहचानती वही करेगी, बाकी नहीं बाकी करेगी। नहीं करेगी। हाय हाय, हाँ। कैसे बदनाम कर रही है नमन तुमको नहीं मिली था? बताओ क्या मैम बोल ना दिया हो तुमने? मैम, ऐसे कोई तुमने टेंशन बोल नहीं। क्या दिया है सब बच्चियों को कि बच्चियां तुम्हारे लिए इतने अगेंस्ट हो गई हैं? नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं बोला मैं किसी को। हैं? यही तो दिक्कत है। बात कर लिया करो, क्लास अटेंड कर लिया करो। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस इसी पे। हम्म, उस समय कौन थे? कोठारी जी थे। अब उनकी रिकमेंडेशन सुनो, वो क्या क्या बोल रहे हैं। एफर्ट शुड बी मेड फॉर द अर्ली फुलफिलमेंट ऑफ अ डीएसपी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग टू प्रोवाइड द एजुकेशन 14 साल तक फ्री। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी। सेकेंड रिकमेंडेशन क्या दी? किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ी है आर्टिकल्स की? यस मैम मैंने पढ़ी है। छोटी सी है, इतनी सी, हम्म, इतनी सी छोटी सी है ना? नहीं वो मोटी सी है। नहीं वो तुमने, नहीं तुमने फिर वो पढ़ा होगा, वो सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल वाली नहीं पढ़ी है, वो नहीं तुमने मैम वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ी होगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। देन सेकंड क्या रिकमेंडेशन दी इन्होंने? रीजनल लैंग्वेज टू बी मेड लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रीजन कंसर्न एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। क्या कहा? रीजनल लैंग्वेज को लेके आओ, यानी अगर आप
उड़ीसा वाली एरिया में हो तो वहां पे एजुकेशन उड़िया लैंग्वेज में भी लेके आओ, ठीक है। देन इंग्लिश लैंग्वेज टू सर्व एज अ लिंक लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन फॉर एकेडमिक वर्क एंड इंटेलेक्चुअल इंटर कम्युनिकेशन। हिंदी टू सर्व एज अ लिंक लैंग्वेज एंड स्प्रेड हिंदी टू द नॉन हिंदी एरियाज ऑल्सो। कि कहीं पर देखो जो साउथ में क्या है कि या तो वो अपनी इंग्लिश समझते हैं या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज समझते हैं। तो उन एरियाज में भी आप जो नॉन हिंदी एरियाज है वहां पे हिंदी लेके जाओ और इंग्लिश भी सिखाओ हायर एजुकेशन में। फिर इन्होंने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या कह रहा है? द मॉडिफाइड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन सो लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट, एंड ए मॉडर्न इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों में एक तो ये मदर टंग हो गई और एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई जिसमें आपकी फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है, ठीक है, एंड अदर देन दैट यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये थ्री लैंग्वेज क्या और क्या कह रहा है? प्रमोशन ऑफ द प्रोग्राम। तीन लैंग्वेज क्या कह रहा है? एक तो ये कह रहा है कि मदर लैंग्वेज होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए और ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिसाइडेड है वो होनी चाहिए, लेकिन इस ऑफिशियल लैंग्वेज में आपकी फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और कौन कौन सी होगी, ग्रीक, ये सब लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए। आपका मीडियम ऐसा होना चाहिए कि जो इजिली हम उसको अपने यूज कर सके इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो ये हो गया आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। देन इन्होंने और क्या रिकमेंडेशन दिया? प्रमोशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन aiming not only at liquidation of the illiteracy but also at raising the civic and vocational efficiency and general कल्चरल लेवल ऑफ सिटीजन। तो ये कह रहे हैं कि बड़ों को भी एजुकेशन दो, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, हमें इलिटरेसी कंप्लीट खत्म करनी है, बल्कि इसलिए कि उनमें एक एफिशिएंसी को डेवलप करो, एक कल्चरल लेवल डेवलप करो, ठीक है। देन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट मेजर्स टू इंट्रोड्यूस एजुकेशन इन मॉरल सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन ऑल द इंस्टीट्यूशन। अब हमें क्या, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बोलो कि वो सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ किताबी कीड़ा तक नहीं बनाए, बच्चों को मॉरल एजुकेशन भी सिखाएं, स्पिरिचुअल वैल्यूज भी दे और सोशल चीजें भी सिखाएं। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंड द नेशनल सर्विस प्रोग्राम concurrently with academic studies in schools and the colleges and to make them obligatory for all the students at all stages like NSS। अब जैसे अगर आपको ध्यान हो, आप लोगों ने पहले चीजें पढ़ी भी हो, करा भी हो शायद स्कूल टाइम में, जो ये एनसीसी और ये एनएसएस का जो आपको दिया जाता था ना स्कूल्स में, आपने अपने स्कूल टाइम में एनसीसी ज्वाइन करी है? नहीं करी है आपने? हाँ, हमारे कॉलेज में हमने था। करी है, मैंने करी है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे थे कि इन्होंने कहा क्या कि आप बच्चों को सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एकेडमिक मत पढ़ाओ, और भी चीजें सिखाओ। लाइक जैसे वहां पे एनसीसी का प्रोग्राम होता था उसमें आप पार्टिसिपेट कराओ, एनएसएस का प्रोग्राम होता था उसमें पार्टिसिपेट कराओ। और उन्होंने क्या बोला? कॉमन स्कूल सिस्टम मेंटेनिंग ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम 10+2+3 लेके आओ, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 10th 12th +3, 10+2+3 सिस्टम। लेकिन अब का जो एनईपी है 2020 में जो आई है नई पॉलिसी, उसमें चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो ये 64 से लेकर के यही रिकमेंडेशन चली आ रही है, ठीक है। पहले उससे भी पहले आई थी, इसके बीच में आया था कि 10th के बाद आपका 11th और 12th जो था वो आपका क्या हो रहा था, कॉलेज कहला जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये हमने ये वाला चीजें पढ़ी, 10+2+3 का सिस्टम आया था, ठीक है। रिकमेंडेशन को ना छोटा छोटा लिख लेना तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। देन न्यू एजुकेशनल सिस्टम क्या क्या आया? 1 to 3 प्री स्कूल एजुकेशन, लोअर प्राइमरी 4 to 5, देन हायर प्राइमरी 3 to 2 years, लोअर सेकेंडरी 3 to 2 years, हायर सेकेंडरी 2 years ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो इन्होंने और क्या, अभी अभी का सिस्टम क्या हो गया है हमारा, एक से लेकर के नर्सरी, केजी, अपर केजी, यहाँ तक क्या हो गया आपका प्री स्कूल एजुकेशन हो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये प्री स्कूल एजुकेशन जो आपका ये इस वे में कहला रहा है, जो आपके आजकल प्ले स्कूल्स हो गए हैं। देन 3 years के बाद आप फॉर्मल स्कूल्स में जाते हो जो कि आपकी लोअर प्राइमरी कहला जाती है, और वो 4 से 5 साल के, और वो कब कब जाती है? वो आपके 3 साल जाती है, ठीक है। या तो 3 साल होगी या तो 2 साल होगी। जैसे आपका फर्स्ट हो गया, एक सेकेंड में,
ठीक है। तो जो आपका प्ले स्कूल के बाद जो लोअर प्राइमरी, यानी जिसमें क्या होता है, आप 4 to 5 years के बच्चे जाते हैं, आपके जितने भी ये है ना, क्या बोलते हैं इनको, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में आपके एंट्रेंस ही, आपका एडमिशन ही 5+ years में होता है। ठीक है। हम्म, उसके बाद फिर आपने क्या किया कि आपका ये प्री प्राइमरी में आए, प्राइमरी में आए, जिसमें आपने नर्सरी, केजी और केजी और अपर केजी लगाया। उसके बाद आप क्या करो, लोअर सेकेंडरी में जा रहे हो। लोअर सेकेंडरी में क्या गए, 3 से 2 साल, एंड हायर सेकेंडरी में 2 years का वोकेशनल एजुकेशन। इट सजेस्टेड गवर्नमेंट टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन द वोकेशनलाइजेशन ऑफ द कॉलेज एजुकेशन। ठीक है। Teachers education program should be improved. Improvement of the teacher education institution and expansion of the training facilities. Free supply of
आ जाओ बच्चों, सॉरी थोड़े फोन आ गया। ठीक है, कौन सी कमीशन हम कर रहे थे, कौन थे, अच्छा, कौन सी कमीशन थी, मुझे कोठारी कमीशन कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या कि धीरे धीरे क्या करो कि आप फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स, राइटिंग मटेरियल एट द प्राइमरी स्टेजेस में देना शुरू करो। प्रोविजन ऑफ द बुक बैंक्स एंड द टेक्स्ट बुक्स लाइब्रेरीज इन ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। फिर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल करिकुलम रिसर्च शुड बी टेकन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग कॉलेजेस, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बोर्ड एजुकेशन। तो अभी आप धीरे धीरे जो भी चीजें देख रहे हो, लाइब्रेरीज देख रहे हो, जो भी मटेरियल है वो बैंक से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब उसी का इम्प्रूवमेंट आपका आ गया धीरे धीरे चलते, ठीक है। फिर उसके बाद आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में। इन 1968 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन रिस्पॉन्स टू द रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन। अब कोठारी कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दिया उसके बेसिस पे एक नेशनल पॉलिसी आई, और वो रिकमेंडेशन ऑफ इट वेयर कंपलसरी एजुकेशन कर दो 6 से 12 साल तक की एज में, एज प्रपोज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिकमेंडेड रीजनल लैंग्वेज मस्ट बी encouraged for being used in the secondary schools. It was the opinion that the English had to be the medium of instruction in schools and it considered Hindi as the national language, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया, हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बना दी और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, इंग्लिश को भी आगे बढ़ाते गए। It also provide the development of the Sanskrit and which was the symbol of the Indian culture heritage, ठीक है। फिर एक क्लास में क्या हुआ, 6th 7th 8th इसमें संस्कृत कंपलसरी कर दी गई। It's recommended to the government of India that 6% of the national income to be spent on the education, ठीक है। क्या कहा गया, कोठारी कमीशन ने कहा कि भाई ये सारी चीजें करो, उनको करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई गई, जिसमें कहा गया कि 6% जो भी हमारा नेशनल इनकम का जितना भी 6% है वो हमें एजुकेशन पे स्पेंड करना है। क्यों, क्योंकि हमारे एजुकेशन पैटर्न को बेटर बनाना है, हमें सिर्फ एकेडमिक पार्ट नहीं बनाना है, हमें टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें भी आगे सिखानी है, ठीक है। फिर आई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, पहली थी 68 में, फिर आई हमारी 1986 में। द रिकमेंडेशन, इस कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, इट हैड प्रोविजन ऑफ फेलोशिप फॉर द पुअर। अब इसमें आया, पहली बार आया कि फेलोशिप दो किनको, पुअर को। इट एम्फेसिस imparting adult education, recruitment of the teachers from the oppressed group, ठीक है। फिर एक वो आने लग गया, क्या बोलते हैं इसको, रिजर्वेशन सिस्टम आना शुरू हो गया। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, और 1986 में इस रिकमेंडेशन से ये बनाया गया, इग्नू बनाया गया, ठीक है। कब है, 86 में। इट ऑल्सो सेट द स्टेटस फॉर द emergence ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, besides opening up the technical education sector in a rather big way to enterprises। तो क्या कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आओ इन एजुकेशन में, बजाय बड़े बड़े एजुकेशनल सेंटर को बनाने में, ठीक है। तो 86 में क्या क्या मेन आया कि भाई फेलोशिप दो पुअर्स को, ठीक है, और टीचिंग में एडल्ट को भी एजुकेशन दो और टीचर में हायर करो, ऑपरेट ग्रुप के लोगों को भी इग्नू का लेके आओ, और साथ साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दो एजुकेशन में, ठीक है। इतना काफी है बच्चों आज के लिए। ठीक है। क्या मैम, वैसे भी फटाफट से क्लास खत्म करो, मैं चाय पी रहा हूँ इसलिए, है?